बच्चों, आज हम वही न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के इस तरह के सेटअप के क्वेश्चंस करेंगे। पिछली बार आपको अगर याद होगा, पिछले वीडियो में हमने इस तरह के सेटअप में एक्सेलरेशन का थ्योरेटिकल पार्ट लिया था। भाई ये अगर हैंगिंग है ये और दोनों एक्सेलरेशन में है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, ऐसा एक रिलेशन हमने बना करके दिया था। ठीक है, सपोज दिस इज द पुली P, राइट। ये पुली P है तो हमने क्या बताया था कि भाई AP इज इक्वल टू AB प्लस AC अपॉन 2। ये रिलेशन हमने इस्टेब्लिश किया था पिछली बार, पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे। इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने नहीं बनाए थे, तो एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सिमिलर बेस्ड ऑन दैट कंसेप्ट एक ले लिया यहाँ पर। सो सिचुएशन कुछ ऐसा है कि दिस इज अ मास which is kept on a smooth surface, स्मूथ सरफेस है, राइट। और इस पर इससे एक पुली है, पुली से अटैच ये है, सपोज इट इज P एंड ये पुली है और उससे अटैच एक दूसरा है। तो हमको सबके मासेस दिए गए हैं, इसका है 10 kg, इसका है 5 kg, इसका है 15 kg। सो सबके एक्सेलरेशंस, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन और टेंशन निकालना है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में एजम्पशन इस तरह से कर लेंगे, सपोज ये एक्सेलरेशन ये भी नीचे आ रहा है, ये भी नीचे आ रहा है और ये पुली भी नीचे आ रहा है और दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो इस सिचुएशन में अगर हम अभी इसका एक्सेलरेशन क्या है, AB है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, AC है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, AP है। तो जो एक्सेलरेशन इसका है वही एक्सेलरेशन इसका भी होगा, ठीक है ना। It is attached with this, so this is moving with acceleration AP, so this will also be moving with acceleration AP। means acceleration AP is equal to हम बोल सकते हैं AA। अगर इसका acceleration AA है तो AP is equal to AA, we can say like this। similarly over here we can write it is AA, ठीक है। अब अपने को पता है, पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो हमने क्या बताया था कि भाई P इज इक्वल टू AB प्लस AC बाई 2। इसका जो एक्सेलरेशन है, इसका जो एक्सेलरेशन है, ऑल दीज एक्सेलरेशंस आर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये पक्का ध्यान में रखना है जो भी हम बात कर रहे हैं। सो AB विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, AC वैसा ही है, AA वैसा है, AP भी वैसा ही है, ठीक है। अब इस सेटअप में अगर ये एक्सेलरेशन से AB से नीचे आ रहा है, ये AC से नीचे आ रहा है, ग्राउंड से आदमी ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम नेट फोर्स के हिसाब से, न्यूटन सेकेंड लॉ के हिसाब से इक्वेशंस कैसे बनाएंगे। ये T1 इधर, T1 इधर, T1 हियर, T1 हियर, इट इज T2, दिस इज T2, दिस इज T2 एंड दिस इज T2। अब हम FBD बनाएंगे अगर B का, तो कैसे लिखेंगे, FBD of B, नेट फोर्स एंड एक्सेलरेशन सेकेंड लॉ के हिसाब से क्या होगा, FBD के हिसाब से। सो डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग, दैट इज मास इज 5 kg, so 5G is acting downward, here 15G is acting downward, right। So I will write 5G minus T1 is equal to 5AB। this, right, 5G is acting downward, T1 is acting upward, so 5G minus T1, here if you write this is B, 5G is acting downward, that is T1 is acting upward, acceleration is AB। so this is the equation। similarly FBD of C, so we'll write here, you see this is 15G, this is T1, acceleration is AC, I will write 15G minus T1 is equal to 15 AC, right। This is equation number 1, this is equation number 2, from 1 and 2, from 1 and 2 दो इक्वेशन बना लिया पहले, अब उसके हिसाब से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज 5G minus T1 is equal to 5AB
Here 15G minus T1 is equal to 15AC. Subtract so that T1 will go, right? We will get minus 10G, that is equal to 5AB minus 15AC. Everywhere you can divide by 5, so therefore minus 2G is equal to AB minus 3AC. This is equation number 3. ठीक है, अब इसके आगे एक रिलेशन जो हमारा पास ये है, so means AP is AA, that is AA. So in ABAC and AAB will get one relation over here. अगर ये A का एफबीडी बनाएंगे तो T2 is equal to MA means 10 into AA. एक ये रिलेशन में मिलेगा, T2 is equal to 10 AA. T1 और T2 में 2T1 is equal to T2 and T2 is equal to 2T1 from here, right? T2 is equal to 2T1. So therefore 2T1 is equal to how much? 10 AA. Therefore T1 is equal to 5 AA. एक रिलेशन ये भी मिल गया T1 के लिए, ठीक है? Anywhere we can put the value of T1 and we will get relation between A, B and G. और हम देखते हैं AA is equal to AB plus AC by 2. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? Therefore T1 is equal to 5 AB plus AC by 2, and this implies T1 is equal to 5 by 2 AB plus AC. एक रिलेशन ये मिल गया हमको. So anywhere we can put the value and we will get some other relation. Now we will see from equation number 1, 5G minus T1 from 1. 5G minus T1. T1 is that is 5 by 2 AB plus AC is equal to 5AB, right? And we will simplify this. Therefore 5 by 2 AB plus AC plus 5AB, that is equal to 5G. We can divide by 5 from both the sides. Therefore we can write AB plus AC by 2 plus AB is equal to G. Therefore AB plus AC plus 2AB is equal to 2G. Therefore 3AB plus AC, that is equal to G. That is equation number 4. Equation number 3 is this. Equation number 4 is this. So from these two we can get AB and AC. From 3 and 4, I will write 3 first. That is AB minus 3 AC is equal to minus 2G, right? And 3AB plus AC, that is equal to 2G. This one multiplied this by 3, then this will go, AC will go, right? So we will get 10AB, that is equal to, that is 4G. Therefore AB is equal to 4G by 10, and this implies 4 into 10 by 10, that is equal to 4 meters per second square. This is the acceleration of this. Therefore AB is equal to 4 meters per second square. This is the acceleration of mass B. Now from equation this one 4, that is 3AB plus AC is equal to 2G. So AB is equal to 4, we will put the value. Therefore 3 into 4 plus AC is equal to 2 into 10.
therefore AC is equal to 20 minus 12, that is equal to 8 meters per second square. Therefore AC is equal to 8 meters per second square. We got the acceleration of C also. And what is the acceleration of A? So A and C is known, right? So acceleration of A is equal to AB plus AC by 2. That I have written, I have seen that. So AB is 4 plus 8 by 2, that is 6 meters per second square. Therefore A is equal to 6 meters per second square. This is the acceleration of mass A. Now we have to find T1 and T2. Any equation we can use. We were having one equation, if you remember, that is 5g minus T1 is equal to 5ab. I was having this equation from this ABD of B. So T1, therefore T1 is equal to 5g minus 5ab. That is 5 into 10 minus 5 into AB. AB is 4. That is 50 minus 20, that is 30 Newton. Therefore T1 is equal to 30 Newton. This is T1 we got, and we know T1 is equal to 2 T1 is equal to T2. Therefore T2 is equal to 2 into 30, that is 60 Newton. So T2 is equal to 60 Newton. This is the value of T2. This way we could find the value of all the unknown quantities, all the quantities needed. So इस तरह से ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. अभी हम नया कंसेप्ट लेंगे, वो है कंस्ट्रेंड मोशन. अभी हम नए कंसेप्ट की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रेंड मोशन. कंस्ट्रेंड वर्ड लिटरल मीनिंग इफ यू सी, हम कभी कभी बोलते हैं कि भाई हम ये काम कर नहीं सकते, देयर आर सर्टेन कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है बंधन. तो यहां पर जो मोशन है, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट फ्री टू मूव द वे ऑब्जेक्ट्स कैन. सो देयर आर सर्टेन बाइंडिंग्स आर देयर. जहां भी कुछ बाइंडिंग है मोशन के लिए, उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंड मोशन. फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज कि भाई ये एक सरफेस है, सरफेस पर दो मासेस हैं. सपोज ये ए है, दूसरा मास बी है, दोनों स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, और इसको हम फोर्स लगा रहे हैं एफ. राइट, एक फोर्स एफ लगा हुआ है, ये स्ट्रिंग है मासलेस. अब इस पर फोर्स लगने के बाद ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट जो है, दोनों को सेम वेलोसिटी से चलना पड़ेगा, बिकॉज दे आर अटैच्ड विथ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग. अभी कंस्ट्रेंट आ गया इनको कि भाई ये फ्री नहीं है कि इनका एक्सेलरेशन अलग, इसका एक्सेलरेशन अलग, इसकी वेलोसिटी अलग. सो ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज दे आर कंस्ट्रेंड टू मूव in the same direction with the same velocity and acceleration. Direction may be different sometimes, but the acceleration of this has to be same as the acceleration of this, right? Because they are bound with this. तो suppose इस केस में देखा जाए तो यहां पर एक टेंशन T लग रहा है, यहां पर एक टेंशन T लग रहा है. अभी कंस्ट्रेंट मोशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि दीज फोर्सेस, राइट, दे आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट फोर्सेस. कंस्ट्रेंट क्या है? ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज द कंस्ट्रेंट. सो स्ट्रिंग में जो फोर्सेस हैं, दोज आर कॉल्ड कंस्ट्रेंट फोर्सेस इन दिस केस, राइट. क्योंकि यहां पर कंस्ट्रेंट स्ट्रिंग का है, तो स्ट्रिंग के जो फोर्सेस हैं, दे आर कॉल्ड द कंस्ट्रेंट फोर्सेस. सो हियर T इज कॉल्ड the constraint force, right? क्योंकि constraint is just because of the string. So these are called the constraint forces. क्योंकि constraint किसके कारण है? इनके motion, velocity, acceleration, displacement सब सेम क्यों रहेंगे? क्योंकि it is a string. So string पर जो भी force, string जो forces लगा रहा है, they are called the constraint forces.
सो इसमें एक ऐसा होता है, वर्क डन बाय कंस्ट्रेंट फोर्सेस इज इक्वल टू 0। कंस्ट्रेंट फोर्सेस के कारण जो वर्क डन होता है मोशन के बाद, राइट, तो वर्क डन इज इक्वल टू 0। सो कंस्ट्रेंट फोर्सेस, सपोज इन दिस के स्ट्रिंग है, टेंशन है, सो आई विल से कि टेंशन जहां जहां जैसे जैसे लग रहा है, तो सम ऑफ ऑल द वर्क डन बाय दीज कंस्ट्रेंट फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिग्मा ऑफ टी डॉट डिस्प्लेसमेंट अगर x है तो दैट विल बी 0। कंस्ट्रेंट फोर्स क्या है, इसमें टेंशन है, डिस्प्लेसमेंट x है, तो वर्क डन क्या होगा, टी डॉट एक्स, एंड टी डॉट एक्स जितने भी टेंशंस हैं सबके कारण जो वर्क डन आता है, सम ऑफ दैट विल बी 0, मींस वर्क डन बाय द कंस्ट्रेंट फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। अगर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी मालूम हो जाएगा, f डॉट v इज इक्वल टू 0, सिमिलरली t डॉट acceleration is equal to 0. So it is very important relation, and with this questions of constraint motion can be solved. अब इसका वर्क डन 0 कैसे होता है वो समझने की जरूरत है। हम बोलते हैं कि वर्क डन बाय कंस्टेंट फोर्स इज 0, कैसे? तो यही एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। देखो यहां पर इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है, यहां पर इस पॉइंट पर फोर्स टी लग रहा है, इधर टी लग रहा है इधर। अगर ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा डिस्प्लेस होता है, सपोज दिस ऑब्जेक्ट इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय सपोज बाय x डिस्टेंस, तो ये भी x डिस्टेंस पे डिस्प्लेस हो जाएगा। ये अगर डिस्प्लेस होता है x, सपोज नया पोजीशन इसका b का आ गया, तो a का ये नया पोजीशन आ जाएगा, बिकॉज दिस लेंथ इज कांस्टेंट, दिस इज द कंस्ट्रेंट, लेंथ कैन नॉट चेंज। सो ये जितना आगे जाएगा ये भी उतना ही आगे जाएगा। तो वर्क डन बाय दिस टेंशन, बिकॉज हियर point of application of what is the work done? Work done is the force into displacement of point of application of force. Object नहीं बोलेंगे, point of application of force. अगर point of application में displacement नहीं हो रहा है तो work done will be 0. तो यहां बोलेंगे this is the point of application, it will be moved by x and this will also be moved by x. So work done by this tension, because tension is in this direction, and displacement is also in the same direction. Suppose if I say it is W1, in this case W2, so W1 will be equal to what? T dot x, T into x, because in the same direction it is. What about W2? Displacement इधर है, T इधर है, तो that will be T x cos 180 degree. Here it was cos 0 degree. So that will be Tx and this will be minus Tx. So therefore W1 plus W2 is equal to Tx minus Tx, that is equal to 0. The sum of the work done by this constraint force is equal to 0. So ये concept एक simplest example I had taken. तो simplest example में ऐसा similar case I can take you in the vertical way. So this is the pulley, two masses are hanging, right? It is M1, it is M2. Tension is acting, right? Constraint is the string, right? Suppose M2 is greater than M1, so it will come down, it will go up. ठीक है? अगर थोड़ा सा भी डिस्प्लेसमेंट इसमें हम देते हैं, ये x नीचे आता है तो इट विल गो बाय x above. So work done by this force, constraint force is T. See, constraint force, constraint is caused by the string, so constraint force is T, right? So इसके कारण अगर हम W1 बोलते हैं, इसके कारण W2 बोलते हैं, so here W1 is equal to T and x, direction is same, so Tx cos 0 degree, that is Tx. W2 is equal to what? T is in this direction, x is in this direction, again Tx cos 180 degree, that is minus Tx, right? Therefore W1 plus W2 is equal to Tx minus Tx, again it is 0. Means constraint forces are there and sum of the work done by the constraint forces will be
0 इन केस ऑफ कांस्टेंट मोशन। अब इसमें एक्सेलरेशन वगैरह दोनों के एक्सेलरेशन का रिलेशन कैसे निकालते हैं वो भी हम इसी केस में बता सकते हैं, सेपरेट फिगर ड्रॉ करके बताएंगे। हमने केस ले लिया, ऐसे केस हमने बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, एक्सेलरेशन निकाला है, टेंशन निकाला है, m1 m2 these things are given. So by constraint motion, how to find the acceleration and tension and all. Mainly it is meant for the acceleration. So what is the relation of the acceleration of A and acceleration of B? Acceleration A और B के acceleration में क्या relation है, हम उसको constraint motion के दृष्टिकोण से देखेंगे। अब देखिए, हमने पुलिस फिक्स, तो हम इसको हमने डेटम लाइन ले लिया, यहां से सभी मेजरमेंट करते हैं। सपोज यहां से इसका डिस्टेंस है x1, यहां से इसका डिस्टेंस है x2। मतलब क्या हो गया कि दिस प्लस दिस विल बी कांस्टेंट, यहां से ये डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस विल बी कांस्टेंट बिकॉज प्लस दिस लेंथ, ये लेंथ तो हमेशा पुली के ऊपर रहेगा ही। वेरिएशन किस में हो रहा है, इसमें, इसके लेंथ में, इसके लेंथ में वेरिएशन हो रहा है। या तो ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो इसका लेंथ वेरी कर रहा है, इसका लेंथ वेरी कर रहा है, लेकिन ये लेंथ तो कांस्टेंट है, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि x1 प्लस x2 इज कांस्टेंट, बोल सकते हैं। सो देयरफॉर x1 प्लस x2, ये लेंथ और ये लेंथ, दिस इज कांस्टेंट। हम इसको सपोज L बोल देते हैं। दिस प्लस दिस L है, L प्लस दिस विल बी टोटल लेंथ। ये तो कांस्टेंट है, ये दिस प्लस दिस इज आल्सो कांस्टेंट। अगर ये इसको अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो x को डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस, राइट, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस डिस्टेंस। मतलब कि ये ऊपर जा रहा है तो डिस्टेंस कम होगा, ये नीचे आ रहा है तो इसका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। मतलब वेरिएशन किस में हो रहा है, x1 x2 में। सो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, dx by dt मिलेगा, dx1 by dt। सो ये मिलेगा डिफरेंशिएटिंग, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो हमको मिलेगा dx1 अपॉन dt प्लस dx2 upon dt, that is equal to 0 because it is constant, it will become 0. But what is this? dx1 means acceleration velocity of A, dx2 means velocity of B, means x वेरी कर रहा है, इसका मतलब कि ये x का A का पोजीशन वेरी कर रहा है, x2 वेरी कर रहा है, मतलब B का पोजीशन वेरी कर रहा है। सो दिस विल बिकम v A, I will say velocity of this, right, plus this is velocity of B, that is equal to 0. This implies, right, VA is equal to minus VB. इसका मतलब क्या हो गया कि velocity of A और इसका अपोजिट वेलोसिटी है। मतलब VA का जो वेलोसिटी सपोज डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड रहेगा। रिलेशन यू सी, VA is equal to minus VB। अगर VA नीचे है तो ये ऊपर होगा, अगर ये ऊपर है तो ये नीचे होगा। दिस इज द रिलेशन। नाउ ये हो गया इक्वेशन 1, ये वेलोसिटी का रिलेशन हो गया हमारा, इसको बोलो या ये बोलो। सेकेंड रिलेशन सपोज डिफरेंशिएटिंग वन विथ रिस्पेक्ट टू t, या फिर 2 को हम बोलेंगे, सपोज इट इज 2, तो डिफरेंशिएटिंग 2 विथ रिस्पेक्ट टू t, राइट। तो ये हो जाएगा dVA अपॉन dt, तो बोलेंगे dVA अपॉन dt प्लस dVB अपॉन dt, that is equal to 0, and this is rate of change of velocity of A with respect to t, this is called acceleration। so हम बोलेंगे acceleration of A plus acceleration of B, that is equal to 0। तो ये भी एक रिलेशन मिल गया अपने को, means acceleration of A is equal to minus acceleration of B, means मतलब क्या हो गया कि इसका acceleration और इसका acceleration same होगा, but that will be in opposite direction। if A is coming down then B will go up, if A is going up B will coming down with accelerations this। so इस थॉट को लेकर के, इस कंस्ट्रेंट मोशन के कंसेप्ट को लेकर के हम एक्सेलरेशन ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स निकालते हैं। एक दूसरा केस लेते हैं। इसमें अभी हमने एक दूसरा सेटअप बनाया, इसमें एक पुली ये है,
दूसरा दिस इज मूवेबल पुली, इट कैन मूव अप एंड डाउन, राइट, एंड दिस इज फिक्स्ड पुली। यहां से कंस्ट्रेंट मोशन के कंसेप्ट से अपने को ए और बी के एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन ऑफ ए एंड एक्सेलरेशन ऑफ बी। ठीक है, अब देखो क्योंकि ये फिक्स्ड है तो सभी मेजरमेंट हम क्या करेंगे, फिक्स्ड डेटम लेवल बना लेंगे। तो इसके रिस्पेक्ट में हम सबके पोजीशंस को देखेंगे। ये स्ट्रिंग है, राइट, सो स्ट्रिंग का लेंथ तो वेरी नहीं करेगा, इसीलिए इस कंस्ट्रेंट मोशन है, इसीलिए कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या है, स्ट्रिंग का लेंथ वेरी नहीं करेगा, मोशन विल बी इन सच ए वे देयर विल नॉट बी चेंज इन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के लेंथ में चेंज नहीं है तो वर्क डन बाय द कंस्ट्रेंट फोर्सेस विल बी जीरो, तो वो भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। दूसरा ये डिस्टेंस वाला कंसेप्ट, बहुत तरह से हम इसको कर सकते हैं। चलो हम उसको बोलते हैं वर्क डन निकाल करके, उसको हम बोलते हैं वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क बाय द कंस्ट्रेंट फोर्सेस। कंस्ट्रेंट फोर्सेस क्या है, इसमें देखो टेंशन है, बिकॉज कंस्ट्रेंट किसके कारण है, स्ट्रिंग के कारण। सो सपोज टी टी दिस इज टी, दिस इज टी एंड दिस इज टी। अब इस टी के कारण जो वर्क डन होगा, राइट, टोटल वर्क डन, सम ऑफ द वर्क डन विल बी जीरो। तो उसके हिसाब से हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो मतलब कि जो तीनों रिलेशन था, राइट, सो हम क्या निकालते हैं, टी इंटू एक्सेलरेशन, टी इंटू डिस्प्लेसमेंट करके डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे, फिर उसमें एक्सेलरेशन दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। चलो वर्क डन की बात करते हैं। सपोज हमें मान के चलते हैं कि भाई इसमें और इसमें डिस्प्लेसमेंट हम एक ही डायरेक्शन ले लेंगे तो भी चलेगा, कोई अड़चन नहीं है, राइट। हम मान के चलते हैं कि इसमें डिस्प्लेसमेंट x1 होता है और इसमें डिस्प्लेसमेंट नीचे ही होता है। चलो कैसे ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, सपोज इसमें डिस्प्लेसमेंट नीचे के डायरेक्शन में x2 होता है, अकॉर्डिंगली अपने का रिलेशन इस तरह से आएगा कि हम बोलेंगे भाई x1 नीचे है तो x2 ऊपर होगा, सो दैट विल ऑटोमेटिकली कम। अब हम वर्क डन की बात करेंगे। कंस्टेंट फोर्सेस ये है, तो इस फोर्स के कारण ये फोर्स ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट नीचे लग रहा है। सपोज वर्क डन ऑन ए, सो हम बोलेंगे डब्ल्यू ए, राइट। इसके ऊपर वर्क डन कैसा हो रहा है, ड्यू टू कंस्टेंट फोर्स, दैट इज इक्वल टू टी डॉट x1। सो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हमने एज्यूम किया है, तो क्या हो जाएगा, टी इंटू x1 cos 180 डिग्री, दैट इज माइनस टी x1, W1 माइनस टी x1 आ गया। अब इसकी बात करेंगे, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, 2t वर्क लग रहा है। तो हम बोलेंगे WB इज इक्वल टू 2t डॉट x2, हियर अगेन 2t x2 cos 180 डिग्री, that is equal to 2t x2, that will be माइनस। अभी दोनों का सम जीरो होता है, ठीक है ना, हम क्या बोलेंगे, WA प्लस WB that is equal to 0, therefore minus TX1 plus again minus only, W2 is minus 2TX2 that is equal to 0. So T and T will go, what we will get, therefore we will get minus x1 minus 2x2 that is equal to 0. Therefore x1 is equal to minus 2x2. Automatically you see x1 अगर नीचे है तो x2 क्या होगा, ऊपर होगा, और वो भी x1 जितना आएगा उसका हाफ x2 जाएगा, मतलब कि x2 को डबल करेंगे ऊपर के सेक्स में, देन इट विल बी x1। अभी इसको दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको एक्सेलरेशन मालूम हो जाएगा। Therefore a1 is equal to minus a2, मतलब a1 किसका एक्सेलरेशन है, a का, a2 किसका एक्सेलरेशन हो जाएगा, b का। Therefore a is equal to minus 2ab। Are you getting my point? तो a अगर ये नीचे आ रहा है तो b जो है ऊपर जाएगा माइनस, और उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, a का हाफ होगा, मीन्स इसका a का जो एक्सेलरेशन डिवाइड बाय 2 करेंगे तो इसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा।
सो ये रिलेशन हमको इस तरह से मिल गया बाय वर्चुअल वर्क के मेथड से, मतलब कि कंस्ट्रेंट फोर्सेस का जो टोटल वर्क डन है उससे हमने क्या निकाला, एक्सेलरेशन ऑफ दिस टू। अभी हम ये कंस्ट्रेंट लेकर के हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। अभी दूसरा मेथड देखो, सेम कंसेप्ट लेंगे, यहां को डेटम लाइन ले लिया, इसको हमने बोल दिया x, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट को हमने बोल दिया y1, इस लेंथ को y1, इस लेंथ को बोला हमने y2 और इस लेंथ को बोला हमने y3। ठीक है, अब स्ट्रिंग का लेंथ देखो, यहां से लेकर के ये तो हमेशा रहने वाला है, मतलब दिस प्लस दिस विल बी कांस्टेंट, मींस y1 प्लस 2y2, हम क्या बोलेंगे y1 प्लस 2y2 दैट इज इक्वल टू L1 ले लो। ये लेंथ हो गया स्ट्रिंग का, ये लेंथ और ये लेंथ, सबको ऐड किया तो कांस्टेंट ही रहेगा क्योंकि लेंथ इज नॉट चेंजिंग, प्लस दिस तो ये तो हमेशा रहने वाला है। सो वेरिएशन किस में होगा, इसमें होगा या इन दोनों में होगा, ये तो लेंथ तो कोई चेंज होने वाला नहीं। सो y1 प्लस 2y2 इज इक्वल टू L1 एंड दिस C, और ये लेंथ भी चेंज नहीं होने वाला, राइट। ये लेंथ कितना है y3 माइनस y2, सपोज हम लेते हैं y3 माइनस y2 इज इक्वल टू L2। क्लियर अभी? अच्छा, तो अगर y1 में चेंज होता है मतलब कि देयर विल बी वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ a, अगर y3 में चेंज होता है तो दैट विल बी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी ऑफ b, राइट। हम ऐसे बोलेंगे कि अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t। हम बोलेंगे दो बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे इसको, a1 प्लस 2a2 दैट इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1, दिस फ्रॉम 1। इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे, तो पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो v1 मिल जाएगा, v1 मीन्स va मिल जाएगा। दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो a1 मिल जाएगा, दैट इज aa मिल जाएगा। a1 मीन्स aa, a1 इज इक्वल टू aa और a3 इज इक्वल टू ab। हमको aa और ab में रिलेशन चाहिए, राइट। दूसरे को डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम 2, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a3 मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो a2 मिलेगा, ये 0 हो जाएगा। देयरफॉर a3 इज इक्वल टू a2, ये भी एक रिलेशन मिल गया हमें, राइट। हमको किस में चाहिए, 1 और 3 में रिलेशन चाहिए, तो a3 के a2 की जगह हम a3 रख देते हैं। देयरफॉर a1 प्लस 2a3 दैट इज इक्वल टू 0, therefore a1 is equal to minus 2a3 और a1 क्या है, aa है, that is aa is equal to minus 2ab। इस तरह से भी हमको सेम रिलेशन मिल गया वहां पर कि इसका एक्सेलरेशन और इसके एक्सेलरेशन जो यहां पर मिला था बाय वर्चुअल वर्क मेथड, हम कंस्ट्रेंट के मेथड से भी निकाल लिए तो वही रिलेशन मिल गया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स आई विल सॉल्व इन कंस्ट्रेंट मोशन। जितने भी प्रॉब्लम अभी तक हम लोगों ने सॉल्व किए हैं पुली के, उसको कंस्ट्रेंट मोशन से भी सॉल्व कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिट ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, पर्टिकुलरली रिलेटेड विथ pulleys and all, right? So again we will meet and I'll make another video with number of problems. So I'll meet you next time. Till then, all the best. Take care of you. Be healthy, be sincere and work hard.